नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज की इस वीडियो में हम EMRS 2025 का हॉस्टल वार्डन टायर 2 का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिस 1, 2, 3 सेट्स पे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और हॉस्टल वार्डन का डिटेल में सारा सिलेबस कराया हुआ है टायर 2 का, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे 40 मार्क्स का, जो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम कंटेंट आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने पीडीएफ के बारे में बता दूं, पेड पीडीएफ के बारे में। ये कुछ इस तरीके से हमारा पेड पीडीएफ है EMRS हॉस्टल वार्डन का, जिसमें ये टोटल टॉपिक्स कराए हुए हैं। 18 टॉपिक्स है टोटल, 12 ऐसे हैं और 6 है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में। ये सारा चीज़ इसमें कराया हुआ है। नोट्स में आप पढ़ सकते हो अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उतना पढ़ के आप आंसर आसानी से लिख लोगे और ऑब्जेक्टिव भी कर लोगे। कुछ इस तरह से पीडीएफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 20 रुपये देके आप इसको ले सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर कमेंट करोगे आप तब भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। जीएसए का भी पीडीएफ हम लोग दे रहे हैं 500 क्वेश्चन का। ये हमारे बिल्कुल एक्सपर्ट्स द्वारा बनवाया गया है एकदम अच्छे तरीके से। अगर ये 500 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव में 40 मार्क्स आना बिल्कुल फिक्स है। तो ये आप, और इसका भी 8 टॉपिक कराया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जीएसए का 8 टॉपिक कंप्लीट करा दिया है मैंने। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो पहला सवाल है हमारा। A 17-year-old girl in a hostel informed the warden that she is being harassed by a staff member, but requests confidentially and no police complaint. What should be the warden legally do under POSCO? मतलब कि एक 17 वर्षीय छात्रा वार्डन को बताती है कि एक कर्मचारी द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, पर वह पुलिस शिकायत नहीं चाहती है। पॉस्को एक्ट के तहत वार्डन को क्या करना चाहिए? बताइए, वार्डन को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हमारा क्या क्या है? रिस्पेक्ट हर विश एंड कीप इट कॉन्फिडेंसली, उसकी इच्छा का सम्मान कर मामला गुप्त रखें। कंडक्ट इंटरनेट इंक्वायरी ओनली, केवल आंतरिक जांच करें, इंटरनल इंक्वायरी। इमीडिएटली रिपोर्ट टू पुलिस स्पेशल जुवेनियल पुलिस यूनिट, तुरंत पुलिस या विशेष किशोर इकाई को सूचना दे। इन्फॉर्म पेरेंट एंड क्लोज मैटर, अभिभावकों को बताकर मामला बंद करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वार्डन को क्या करना चाहिए? इमीडिएटली रिपोर्ट टू पुलिस स्पेशल जुवेनियल पुलिस यूनिट, तुरंत पुलिस या विशेष किसी कोई को सूचना दें। क्यों देखिए, क्योंकि वो बोली कि गुप्त रहना चाहिए ना क्वेश्चन में, लेकिन क्यों ऐसा करना चाहिए मैं बता रही हूँ आपको। Under Section 19 of POSCO, reporting is mandatory regardless of the victim request. Confidently, it's important, but non-reporting is punishment under Section 21. The warden cannot override statutory duty. ठीक है, मतलब कि पॉस्को की धारा 19 के अनुसार सूचना देना अनिवार्य है, चाहे पीड़ित शिकायत न भी चाहती हो तो धारा 21 के तहत सूचना न देना दंडनीय है। ठीक है, पॉस्को जो एक्ट है उसके धारा 21 के तहत जो है, पॉस्को एक्ट में धारा 21 के तहत, पहले तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि अनिवार्य रिपोर्टिंग जो है पॉस्को एक्ट में धारा 19 के अनुसार किसी भी जिसमें वार्डन शामिल हो, यदि किसी भी नाबालिग के साथ यौन अपराध की जानकारी मिलती है तो पुलिस को विशेष किशोर पुलिस इकाई यानी कि SJPU को तुरंत सूचना देना अनिवार्य है। छात्रा पुलिस की शिकायत नहीं चाहती तो भी वार्डन को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट न करने पर धारा 21 के तहत वार्डन पे ही दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। और बच्चा है किशोरावस्था में तो उसको जानकारी नहीं है, लेकिन वार्डन को क्या होना चाहिए कि आरोपी कर्मचारी को तुरंत छात्रा से दूर कर देना चाहिए, छात्रा को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए और आवश्यक हो तो छात्रा को अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। साथ ही देखिए, पॉस्को एक्ट के तहत ही गोपनीयता बनाए रखने यानी प्राइवेसी के साथ पॉस्को एक्ट के तहत पीड़िता की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है। मतलब जो भी हो उसमें पीड़ित जो है उसकी पहचान किसको क्या करना है? गोपनीय रखना है, प्राइवेट रखना है, और मीडिया या अन्य व्यक्तियों को जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। फिर संवेदनशील व्यवहार यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच करना चाहिए बच्चों के साथ। छात्रा पर दबाव न डाले, उसे भावनात्मक समर्थन दे, आवश्यक होने पर काउंसलिंग की व्यवस्था करे। साथ में प्रबंधन करना चाहिए, संस्थान के उच्च अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जानकारी दे।
वार्डन को क्या करना चाहिए ना कि वार्डन को छात्रा की इच्छा का सम्मान करते हुए भी कानूनी रूप से पुलिस को सूचना देने के लिए बाध्य है, क्योंकि पॉस्को एक्ट में नाबालिग से जुड़े यौन अपराधों की रिपोर्टिंग अनिवार्य है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A marriage involving a 16 years old girl in a solemnized with a parental consent. Which statement is legally correct? 16 वर्षीय लड़की का विवाह अभिभावक की सहमति से हुआ। कानूनी रूप से सही कथन क्या है? ठीक है, 16 साल की लड़की का शादी जो है अभिभावक की सहमति से हुआ, तो कानूनी रूप से सही कथन क्या है? ऑप्शन है हमारा, इट इज़ वैलिड ड्यू टू पेरेंटल कंसेंट, अभिभावक की सहमति से वैध है। इट इज़ ऑटोमेटिकली वॉइड इन द ऑल केसेस, हर स्थिति में स्वतः शून्य है। इट इज़ वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर, नाबालिग के विकल्प पर निरस्त योग है। और इट बिकम्स वैलिड आफ्टर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के बाद वैध है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज़ वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर, नाबालिग के विकल्प पर निरस्त योग है। यानी कि देखिए, अंडर द प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक्ट के अनुसार क्या लिखा हुआ है कि चाइल्ड मैरिज इज जनरली वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु वाज चाइल्ड, पेरेंटल कंसेंट डज नॉट लीगलाइज इट। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार बाल विवाह नाबालिग पक्ष द्वारा निरस्त किया जा सकता है, अभिभावक की सहमति से इसे वैध नहीं बनाती। ठीक है, मतलब कि अगर किसी बच्चे की, लड़की की या लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 16 वर्ष से कम लड़की का बाल विवाह माना जाएगा, क्योंकि वो 16 वर्ष की लड़की है तो उसका तो ऑटोमेटिक बाल विवाह माना जाएगा। और ऐसे में जो विवाह है वो क्या है, ऑटोमेटिकली शून्य नहीं होता, लेकिन वॉइडेबल होता है। इसको शून्य तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन क्या होगा, वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल का मतलब क्या हुआ कि यानी लड़की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 2 साल के भीतर विवाह रद्द कराने का अधिकार रखती है। किसी विशेष कोर्ट में जाके अगर वो केस करती है तो उसका 2 साल के अंदर विवाह जो है रद्द या निरस्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ हॉस्टल्स एम्प्लॉयज अ 15 years old students फॉर किचन क्लीनिंग वर्क फॉर 3 hours डेली आफ्टर स्कूल, इट्स अमाउंट्स टू। यदि 15 साल वर्षीय छात्रा के प्रतिदिन 3 घंटे रसोई साफ कराता है तो यह है। यदि हॉस्टल 15 वर्षीय छात्र से प्रतिदिन 3 घंटे रसोई साफ कराता है तो यह है, मतलब कि ये क्या है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है परमिसेबल वोकेशनल ट्रेनिंग, वैध व्यावसायिक प्रशिक्षण, वायलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर प्रीवियस, बाल श्रम प्रावधानों का उल्लंघन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी यानी सामाजिक कार्य, और इंटर्नशिप। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है, हमने पढ़ा 18 वर्ष से कम बच्चों को कार्य नहीं करा सकते काम, वो बाल श्रम के अकॉर्डिंग आता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वायलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोविजन यानी बाल श्रम प्रावधानों का उल्लंघन। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 years इफ प्रोहिबिटेड इंटर्निंग, एडोलेसेंस 14 to 18 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हजार्ड कंडीशन, हॉस्टल कंपेलिंग लेबर में बी अमाउंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इवन नॉट हजार्ड्स वर्क कैन नॉट इंटरफेयर विथ एजुकेशन। 14 वर्ष से कम बच्चों को पूर्ण प्रतिबंध है, 14 से 18 के किशोरों को किसी भी खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, शिक्षा में बाधा डालने का भी उल्लंघन है। तो ये पता है ना कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम किसी भी काम में नहीं लगा सकते, वो बाल श्रम के अकॉर्डिंग आता है, और 14 से 18 वर्ष के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते। तो 15 साल की बच्चा है और उसे क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन रसोई में 3 घंटे साफ कराना क्या है, चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है, विशेषकर यदि यह रोजगार रूप से कराया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बाल श्रम प्रावधानों का उल्लंघन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिक्लाइनिंग जेंडर रेशियो इन अ डिस्ट्रिक्ट मोस्ट डायरेक्टली सजेस्ट फेल्यूर इन, किस जिले में घटना लिंग अनुपात का मुख्यतः किसी विफलता को दर्शाता है? बताइए ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे। ऑप्शंस है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, परिवहन नीति, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, पर्यावरण नीति, सोशल प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, बालिका संरक्षण व्यवस्था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कर प्रशासन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा सोशल प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, बालिका संरक्षण व्यवस्था।
मतलब कि लो जेंडर रेशियो ऑफ्टन रिफ्लेक्ट सेक्स सिलेक्टिवली प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन एंड निग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड इट्स इंडिकेट डीपर सोशियो कल्चर बाइस, यानी कि कम लिंग अनुपात कन्या भ्रूण हत्या और भेदभाव बालिका की उपेक्षा को दर्शाता है। ठीक है, कम लिंग अनुपात किसको दर्शाता है? बालिका की उपेक्षा को दर्शाता है, यानी लड़कियों की उपेक्षा को दर्शाता है। क्या करता है कि ये संकेत देता है कि घटता लिंग अनुपात विशेषकर बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष को यह संकेत क्या देता है कि भ्रूण लिंग का परीक्षण हो रहा है, कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है और बेटी के प्रति भेदभाव हो रहा है, समाज में उनको नीचा देखा जा रहा है। तो ये सब उसी चीज़ को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन एब्सेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड इन अ हॉस्टल में प्राइमरी वायलेट विच प्रिंसिपल। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य रिकॉर्ड न होने पर मुख्यतः किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे? डेकोरेशन नॉर्म, सजावट नामक, अकाउंटेबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ केयर, जवाबदेही और देखभाल का दायित्व, अटेंडेंस पॉलिसी उपस्थिति नीति, और लास्ट है डिसिप्लिन रूल यानी अनुशासन नियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकाउंटेबिलिटी एंड ड्यूटी केयर, जवाबदेही और देखभाल का दायित्व। हेल्थ रिकॉर्ड इंश्योर इमरजेंसी प्रिपेरेंस एंड देखिए क्या होगा इसका आंसर होगा अकाउंटेबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ केयर, जवाबदेही और देखभाल का दायित्व, यानी कि हेल्थ रिकॉर्ड इंश्योर इमरजेंसी प्रिपेरेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर एब्सेंस रिफ्लेक्ट नेग्लिजेंस एंड ब्रीच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। स्वास्थ्य रिकॉर्ड आपातकालीन तैयारी और संस्थागत जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। इनकी अनुपस्थिति क्या है? लापरवाही है। मतलब हॉस्टल वार्डन के पास बच्चों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नहीं है तो क्या दर्शा रहा है? उनकी जवाबदेही और देखभाल के दायित्व को गलत साबित कर रहा है। हॉस्टल वार्डन में केयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के तहत प्रत्येक संस्था या हॉस्टल में रह रहे बच्चों का स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, चिकित्सा रिकॉर्ड और नियमित स्वास्थ्य निगरानी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और स्वास्थ्य रिकॉर्ड नहीं होने पे बच्चों को अगर इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसका सही ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। तो इसीलिए ये किसके अगेंस्ट होगा? जवाबदेही और देखभाल और दायित्व के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if warden suppresses a bullying incident of protect hostel reputation it's reflect, यदि वार्डन हॉस्टल की छवि बचाने हेतु बुलिंग छुपाता है तो यह दर्शाता है ऑप्शन से हमारा गुड मैनेजमेंट, अच्छा प्रबंधन, इथेटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, नैतिक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट, प्रशासनिक दुराचार, और डिसिप्लिन इन्फोर्समेंट यानी अनुशासन पालन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट, प्रशासनिक दुराचार। देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन priorities child welfare over institutional image, supersession violate ethical and possibly legal obligation, यानी बाल संरक्षण में संस्था की छवि से अधिक बच्चे का हित महत्वपूर्ण है। घटना छुपाना जो है नैतिक कानून का उल्लंघन है, यानी कि किसी भी बाल संरक्षण संस्था में, वो हॉस्टल हो गया या स्कूल हो गया, वहाँ पे उस जगह के रेपुटेशन से ज़्यादा बच्चे का सुरक्षा महत्वपूर्ण है। क्या है? बच्चे का हित महत्वपूर्ण है। और किसी भी बात को अगर हॉस्टल में छुपाया जाता है तो वो नैतिक और कानूनी उल्लंघन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 25% रिजर्वेशन अंडर ITE primarily एम्स टू प्रमोट, यानी कि RTE के तहत 25% आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस है इलाइट एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा, फिर है हमारा ऑप्शन सोशल इंक्लूजन एंड इक्विटी यानी सामाजिक समावेशन और समानता, रेवेन्यू इंक्रीज यानी राजस्व वृद्धि, और कंपटीशन प्रतिस्पर्धा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सोशल समावेशन और समानता, यानी सोशल इंक्लूजन एंड इक्वेलिटी, यानी कि सामाजिक समावेशन और समानता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
It integrate economically weaker section into mainstream education to reduce inequality of, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाकर असमानता का काम करता है। देखिए, आरटी एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। तो उसी में जो है गरीब बच्चों को 25% आरक्षण निजी स्कूल में दिया गया, ताकि बच्चे जो है, सारे बच्चे जो है, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, लोअर कैटेगरी के बच्चे हैं, वो भी सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे स्कूलों में वैसा व्यवहार सीख सकें, वैसा एजुकेशन सीख सकें। उसके लिए उनको 25% सीटें निजी स्कूल में दिए गई, और ये जो है सामाजिक समावेशन और समानता का सिंबल है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च बाल मृत्यु दर और कम महिला साक्षरता साथ साथ होने पर संकेत मिलता है, यानी कि हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कंबाइंड विथ लो फीमेल लिटरेसी मोस्ट लाइकली इंडिकेट, ऑप्शंस है स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस, मजबूत शासन, जेंडर लिंक्ड हेल्थ डिप्रिवेशन, लैंगिक आधार स्वास्थ्य अभाव, अर्बन ग्रोथ शहरी विकास, और इंडस्ट्रियल एक्सपेंस यानी औद्योगिक विस्तार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंगिक आधारित स्वास्थ्य अभाव, यानी कि फीमेल लिटरेसी करेक्टली स्ट्रांगली विथ चाइल्ड सर्वाइवल, लो लिटरेसी रिड्यूस हेल्थ केयर अवेयरनेस लीडिंग टू हायर मोर्टेलिटी रेट, यानी महिला साक्षरता बाल जीवित रहने से जुड़ी हुई है, कम साक्षरता स्वस्थ जागरूकता को घटाती है। यानी कि महिलाएं अगर साक्षर हैं तभी बाल मृत्यु दर सही होगा, क्योंकि महिला कम साक्षर है वहाँ पे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं रहती, और चाइल्ड डेथ रेट ज़्यादा बढ़ता है। और जहाँ महिलाएं शिक्षित होती हैं वहाँ चाइल्ड डेथ रेट कम होता है, वो बच्चे की स्वास्थ्य के प्रति क्या रहती हैं, जागरूक रहती हैं। कम साक्षरता वाली महिलाएं रहती हैं ना, वो गर्भावस्था में देखभाल, टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता की जानकारी कम रहती है, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनको कम पहुंच पाते हैं वो लोग। ठीक है, तो जो जहाँ पे जो है, एक मिनट, हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, हाँ, जहाँ पे कम साक्षरता वाली महिलाएं होती हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, बाल मृत्यु दर ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, बाल मृत्यु दर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी कि लैंगिक आधारित स्वास्थ्य अभाव, जहाँ पे महिला की साक्षरता बाल जीवित से जुड़ी रहती है, वहाँ पे क्या होता है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जो है महिलाएं जागरूक रहती हैं, और बाल मृत्यु दर कम होता है। और क्या होता है कि अगर वो गर्भावस्था में ठीक तरह से देखभाल नहीं करती, साक्षरता की कमी के कारण टीकाकरण नहीं लेती, स्वच्छता का ख्याल नहीं रखती, तो लास्ट में क्या होता है, शिशु बाल मृत्यु दर में वृद्धि होती है, और कुपोषण व रोके जाने सकने से रोगों से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उच्च बाल मृत्यु दर, कम महिला साक्षरता महिला के सशक्तिकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली की विफलता का संकेत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2013 संशोधन अधिनियम में किस सिद्धांत को मजबूत किया गया। ठीक है, यानी कि अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 विच प्रिंसिपल वाज स्ट्रेंथ। ऑप्शन है हमारा संपत्ति की सुरक्षा, पीड़ित केंद्रित न्याय, कर वसूली और श्रम सुधार। तो बताइए उसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्टिम सेंट्रेड जस्टिस, पीड़ित केंद्रित न्याय, यानी कि द अमेंडमेंट एक्सपेंड डिफिनेशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एंड इम्फाइज स्टिकर पनिशमेंट एंड विक्टिम। इस संशोधन में यौन अपराधों की परिभाषा को विस्तारित की गई और पीड़ित संरक्षण पर बल दिया गया। ठीक है, यौन अपराध का पहले जो मतलब था वो था सिर्फ कि अगर किसी भी पर्सन के साथ बलात्कार हो रहा है तो वही यौन अपराध है, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको एक्सपेंड किया गया। 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद इसका संशोधन किया गया 2013 में, और संशोधन के अनुसार बलात्कार की परिभाषा को विस्तार किया गया, यानी कि सिर्फ किसी के साथ बलात्कार करना ही बलात्कार नहीं होता है, एसिड अटैक करना, स्टॉकिंग करना, वर्जम करना को भी अपराध बनाया गया, और उसके लिए भी सख्त दंड का प्रावधान दिया गया, और पीड़ित की सहमति से स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। यानी कि अगर किसी का कोई पीछा कर रहा है, किसी को फ़ोन पे कोई सेक्सुअली ऑफेंस कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी उसका यौन शोषण हो रहा है, या फिर एसिड अटैक हो रहा है, तो ये सब भी क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ के
क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के एक्ट 2013 के अंतर्गत आने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी रिक्वायर्ड टू द बैलेंस डिसिप्लिन एंड एम्पैथी इन अ हॉस्टल मैनेजमेंट इज। हॉस्टल प्रबंधन में अनुशासन और सहानुभूति के संतुलन हेतु आवश्यक मुख्य गुण क्या क्या है? ऑप्शन है कठोर नियंत्रण, भावनात्मक दूरी, नैतिक नेतृत्व और निष्क्रिय निगरानी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नैतिक नेतृत्व। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अथॉरिटी गाइडेड बाय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पैथी टुवर्ड्स चिल्ड्रन। प्रभावी प्रशासन में नैतिक जिम्मेदारी, सहानुभूति के साथ अधिकार का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, यानी कि हॉस्टल प्रबंधन में अनुशासन और सहानुभूति के संतुलन हेतु नैतिक नेतृत्व क्या है? बहुत जरूरी है। अर्थात मतलब कि अगर हम नियमों का पालन कराना, लेकिन बच्चों की भावना और परिस्थितियों को समझते हुए और निष्पक्षता और धैर्य के साथ निर्णय लेना। हॉस्टल प्रबंधन के अनुशासन में सहानुभूति के संतुलन हेतु आवश्यक मुख्य और संतुलित क्या है? नैतिक नेतृत्व है, न कि कठोर नियंत्रण और भावनात्मक दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मैं चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी करो, मतलब ऑब्जेक्टिव आप जब भी दो, एग्जाम देने बैठो या प्रैक्टिस करो हॉस्टल वार्डन का या किसी भी, तो आप ये देखो कि नेगेटिव आंसर कौन सा है और पॉजिटिव आंसर कौन सा है। ये साफ दिख रहा है ना, कठोर नियंत्रण, भावनात्मक दूरी और निष्क्रिय निगरानी, ये सब नेगेटिव आंसर दिख रहा है। लेकिन नैतिक नेतृत्व क्या दिख रहा है? पॉजिटिव आंसर दिख रहा है। और हमारा क्या हो जाएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर ना समझ में आए उसमें ये देखना चाहिए कि पॉजिटिव आंसर कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if hostel fails to provide separate sanitation facilities for girls, it may directly violence। यदि हॉस्टल में लड़कियों के लिए अलग स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता तो यह सीधे किसका उल्लंघन है? ऑप्शंस है डेकोरेशन यानी सजावट मानक, राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी, गरिमा एवं गोपनीयता का अधिकार, अटेंडेंस ऑफ पॉलिसी, उपस्थिति नीति और इन्वेंट्री रूल्स, भंडारा नियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी, यानी ऑप्शन बी, गरिमा एवं गोपनीयता का अधिकार, यानी कि सेपरेट सैनिटेशन फैसिलिटी एंड इसेंशियल फॉर इंश्योरिंग डिग्निटी, सेफ्टी एंड प्राइवेसी of female student. Lack of such facility may amount to gender discrimination and violence of Constitutional Right Act Article 21। अलग शौचालय सुविधाएं गरिमाएं, सुरक्षा और गोपनीयता के लिए आवश्यक है और उसकी अनुस्मृति अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों को उल्लंघन हो सकती है। यानी कि यदि हॉस्टल में लड़कियों के लिए अलग स्वच्छता यानी सेपरेट फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराता है तो उनकी गोपनीयता यानी प्राइवेसी का हनन होता है, उनकी गरिमा प्रभावित होती है और यह लैंगिक संवेदनशील की कमी को दर्शाता है। तो कानूनी आधार पर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत यानी राइट टू एजुकेशन के तहत विद्यालयों में अलग शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य है। साथ ही बच्चों की गरिमा के सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A hostel administrative delays reporting of POSCO complaint by conducting internal inquiry first, the action is। हॉस्टल प्रशासन पॉस्को शिकायत की सूचना देने से पहले आंतरिक जांच करता है, यह कार्य है। ऑप्शन है हमारा प्रोड्यूसरली करेक्ट, प्रक्रियात्मक रूप से सही, लीगली रिस्की एंड वायलेटिव यानी कानूनी रूप से जोखिमपूर्ण एवं उल्लंघन, इनकरेज प्रैक्टिस यानी प्रोत्साहित प्रक्रिया और ऑप्शनल अप्रोच यानी वैकल्पिक तरीका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीगली रिस्की एंड वायलेटिव, कानूनी रूप से जोखिमपूर्ण उल्लंघन। यानी कि पॉस्को मैंडेट इमीडिएट रिपोर्टिंग इंटरनल इंक्वायरी कैन नॉट रिप्लेस स्टेटरी ऑब्लिगेंस, डिले में अटैक पनिशमेंट अंडर सेक्शन 21। पॉस्को के तहत तुरंत सूचना देना अनिवार्य है। आंतरिक जांच कानूनी दायित्व को विकल्प को नहीं लेता है। ठीक है, हॉस्टल प्रशासन पॉस्को शिकायत सूचना देने से पहले आंतरिक जांच नहीं कर सकती है, उसको तुरंत सूचना देना अनिवार्य है। पॉस्को एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के धारा 19 के अनुसार जो है, धारा 19 के अनुसार किसी भी व्यक्ति संस्था को यदि नाबालिग के साथ यौन अपराधों की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस या किसी और पुलिस इकाई की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। आंतरिक जांच करके रिपोर्ट में देरी करना क्या है? कानून के विरुद्ध है और धारा 21 के तहत रिपोर्ट न करने पर देरी होने पर दंड का प्रावधान है। ठीक है,
और क्यों गलत है? क्योंकि आंतरिक जांच से सबूत प्रभावित हो सकते हैं, पीड़ित की सुरक्षा को खतरा पड़ सकती है, या मैंडेटरी रिपोर्टिंग के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ माइनर गर्ल इज अ ट्रैफिकिंग फॉर लेबर फ्रॉम अ हॉस्टल, दे एक्ट में अट्रैक्ट प्रोविजन अंडर। यदि हॉस्टल में नाबालिग लड़की को श्रम हेतु तस्करी किया जाता है तो यह लागू होगा। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे? ऑप्शंस है ओनली चाइल्ड लेबर एक्ट, केवल बाल श्रम अधिनियम, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट आईपीसी, अनैतिक व्यापार अधिनियम एवं आईपीसी, आरटी यानी आरटी अधिनियम, और इनकम टैक्स एक्ट यानी आयकर अधिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट एंड आईपीसी, अनैतिक व्यापार अधिनियम और आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड होगा आईपीसी का फुल फॉर्म। तो ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉल्स अंडर एंटी ट्रैफिकिंग प्रोविजन अलोंग विद द आईपीसी सेक्शन। इट इज अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस बियॉन्ड लेबर वायलेंस, यानी मानव तस्करी गंभीर अपराध है और अनैतिक व्यापार अधिनियम तथा आईपीसी के तहत दंडनीय है। यानी धारा 370 के तहत, मैं आपको बता दूं कि धारा 370 के तहत मानव तस्करी जो है क्या है, दंडनीय अपराध है और इसमें कठोर दंड का प्रावधान है। यदि तस्करी के साथ यौन शोषण भी जुड़ा हो तो ये और भी दंडनीय है। नाबालिग श्रम कराना प्रतिबंध है और बच्चों को जो है चाइल्ड इन अ नीड केयर प्रोटेक्शन माना जाता है। ठीक है, तो नाबालिग लड़की से श्रम हेतु तस्करी होने पर आईपीसी की धारा 370 यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मुख्य रूप से लागू होगी। साथ में संबंधित बाल संरक्षण कानून भी लागू होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडोलेसेंट 17 ईयर्स वर्किंग वॉलंटरी इन अ हजार्स माइनिंग एक्टिविटीज इज। 17 वर्षीय किशोर यदि स्वेच्छा से खतरनाक खनन कार्य करता है तो यह है। ऑप्शन है वैलिड ड्यू टू कॉन्सेंट, सहमति से वैध, परमिनिशेबल इस पार्ट टाइम, असंक्लिक होने पर वैध, प्रोहिबिटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सेंट, सहमति के बावजूद प्रतिबंध, और लीगल सुपरवाइज यानी निगरानी में वैध है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोहिबिटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सेंट। सहमति के बावजूद भी क्या है? सहमति के बाद भी खतरनाक कार्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को करना क्या है? प्रतिबंध है। संशोधित बाल श्रम अधिनियम के तहत खतरनाक कार्य पूर्ण प्रतिबंध है, सहमति महत्वहीन है। ठीक है, यानी 14 से 18 वर्ष के आयु को एडोलेसेंस एज कहा जाता है और कानून के अनुसार एडोलेसेंस एज को खतरनाक कार्य नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंध है, जैसे कि माइनिंग कार्य होगा, पटाखे फैक्ट्री का। इसलिए भले किशोर की उसमें इच्छा क्यों न रहे, वो अपनी मर्जी से काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन क्या है, ये कानूनी रूप से प्रतिबंध और दंडनीय है। स्वेच्छा कानून मान्य नहीं है यहाँ पे, और यह अवैध और दंडनीय है भले ही स्वेच्छा से किया गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपस्थिति रिकॉर्ड न रखने पर मुख्यतः प्रभावित होगा। फेल्यूर टू मेंटेन अटेंडेंस रिकॉर्ड, फेल्यूर टू मेंटेन अटेंडेंस रिकॉर्ड में प्राइमरी इफेक्ट। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे? डेकोरेशन स्टैंडर्ड, सजावट मानक, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी संस्थागत जवाबदेही, स्पोर्ट्स शेड्यूल खेल कार्यक्रम, और फूड क्वालिटी भोजन गुणवत्ता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्थागत जवाबदेही, यानी कि अटेंडेंस इंश्योर मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी, मिसिंग रिकॉर्ड्स में लीड टू इनएबिलिटी टू ट्रेस एब्सेंस एंड रिफ्लेक्ट नेग्लेक्शन। उपस्थित रिकॉर्ड सुरक्षा निगरानी के लिए आवश्यक है, इसकी अनुपस्थिति लापरवाही दर्शाती है। ठीक है, अगर बच्चे का हम अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो ये क्या होगा? प्रभावित करेगा हमारे संस्थान की जवाबदेही को, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कौन बच्चा कब आया कब जाया, और इससे बच्चे की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ फाउंडेशन ऑफ आरटी एक्ट लाइज इन, यानी कि आरटी अधिनियम का संवैधानिक आधार है। ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 32। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21A यानी अनुच्छेद 21। आर्टिकल 21A इंसर्टेड बाय द 86th अमेंडमेंट गारंटी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ फॉर 6 to 14 ईयर्स। 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 21A
को मौलिक अधिकार बनाता है। हमारा जो अनुच्छेद 21A है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है और इस संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बनाया गया, ठीक है। और आरटी अधिनियम संवैधानिक आधार पर आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, किसके 86वें संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हॉस्टल प्रशासन संसाधनों के वितरण में लड़कियों के साथ भेदभाव करता है तो यह उल्लंघन है। ऑप्शन है हमारा, इफ हॉस्टल अथॉरिटीज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट गर्ल स्टूडेंट टू इन रिसोर्स एलोकेशन इट्स वायलेंस। ऑप्शन क्या क्या है, प्रशासनिक लचीलापन, लैंगिक समानता सिद्धांत, भंडार नीति और सुरक्षा नियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंगिक समानता सिद्धांत, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी आर्टिकल 14 एंड चाइल्ड राइट। लैंगिक भेदभाव अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी कि यदि हॉस्टल प्रशासन संसाधनों के वितरण में कुछ भी सामान देने में लड़के और लड़कियों में भेदभाव करता है तो ये आर्टिकल 14 के तहत क्या है, समानता के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके लिए आगे जो है दंडनीय प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, inadequate फायर सेफ्टी मेजर इन हॉस्टल कैन अट्रैक्ट लिबिलिटी अंडर। हॉस्टल में अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय किसके तहत दायित्व उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, केवल नैतिक जिम्मेदारी, सिविल एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस, दीवानी एवं आपराधिक लापरवाही, डेकोरेशन नॉर्म यानी सजावट मानक, अटेंडेंस रूल यानी उपस्थिति नियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिविल एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी दीवानी एवं आपराधिक लापरवाही, यानी कि फेलियर टू इंश्योर सेफ्टी में लीड लीगल लिबिलिटी अंडर नेग्लिजेंस एंड प्रिंसिपल एंड लोकल सेफ्टी लॉज। सुरक्षा में लापरवाही दीवानी और आपराधिक दायित्व उत्पन्न करती है, यानी कि हॉस्टल में अगर हम फायर फैसिलिटी नहीं रखेंगे, सुरक्षा से बचने के लिए अग्नि सुरक्षा उपाय करके नहीं रखेंगे तो ये क्या करता है, सुरक्षा में लापरवाही और दीवानी और आपराधिक दायित्व उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड प्रिंसिपल रिक्वायर्ड डिसीजन ऑफ प्रायोरिटीज, यानी कि बच्चे के सर्वोत्तम हित सिद्धांत के अनुसार निर्णय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए किसको, संस्थान की छवि को, वित्तीय बजट को, बच्चे का कल्याण और संरक्षण और प्रशासनिक सुविधा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन सी। मैंने बताया ना, जो आंसर आपको नेगेटिव लगेगा उसको मत करना, जो पॉजिटिव लगेगा वही आंसर सही होगा, यानी जो बच्चों के हित में होगा वही आंसर पॉजिटिव होगा। तो बच्चों का कल्याण और संरक्षण क्या होगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। द चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन, बच्चों का कल्याण और संरक्षण। ऑल चाइल्ड क्रिटिक लॉज इम्फाइज दैट चाइल्ड वेलफेयर ओवर राइट इंस्टीट्यूशन कॉन्वेंस, यानी सभी बाल कानूनों से बच्चे का हित सर्वोपरि है, मतलब किसी भी कानून से ज़्यादा सर्वोपरि क्या है, बच्चों का हित है। तो सर्वोत्तम में किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, बच्चों के कल्याण और संरक्षण का, सुरक्षा का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ हॉस्टल इन्वेंट्री रिकॉर्ड शो कंसिस्टेंट शॉर्टेज विदाउट ऑडिट इन इंडिकेट्स, यदि भंडार रिकॉर्ड में लगातार कमी दिखे तो ऑडिट न हो तो यह संकेत है। ऑप्शन है हमारा, पारदर्शिता, वित्तीय कुप्रबंधन, शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्र अनुशासन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, वित्तीय कुप्रबंधन, यानी कि लैक ऑफ ऑडिटिंग में लीड करप्शन, वेस्टेड एंड ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट न होने से भ्रष्टाचार और आर्थिक नुकसान की संभावना बढ़ती है। देखिए, अगर भंडार रिकॉर्ड हम नहीं रखते हैं या फिर उसमें टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते हैं तो वो भ्रष्टाचार को दिखा रहा है और आर्थिक नुकसान को दिखा रहा है, तभी हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑडिट नहीं होने दे रहे हैं और उसमें कमी लगातार दिख रहा है और इसके लिए दंडनीय प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ हॉस्टल डेनिंग एडमिशन टू अ चाइल्ड ड्यू टू डिसेबिलिटी में वायलेंट, विकलांगता के आधार पर प्रवेश से इनकार करना किसका उल्लंघन है। तो भंडार नियम का, समानता एवं समावेशन सिद्धांत, भोजन नीति और उपस्थिति नीति। देखिए क्वेश्चन देख के ही साफ पता चल रहा है कि आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन प्रिंसिपल, समानता एवं समावेशन का सिद्धांत, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिसेबल्ड चिल्ड्रन, वायलेंट इक्वालिटी प्रिंसिपल, इंक्लूसिव एजुकेशन नॉर्म्स। विकलांग बच्चों के साथ भेदभाव समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, यानी किसी भी हम विकलांग बच्चे का एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, समानता और सिद्धांत का उल्लंघन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुपरसेसिंग इंटरनल वायलेंस अवॉइड बैड पब्लिसिटी कॉन्ट्रेडिस्ट विच प्रिंसिपल, बदनामी से बचने के लिए हिंसा छुपाना किस सिद्धांत के विरुद्ध है। ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, डेकोरेशन, सजावट,
इफिशिएंसी दक्षता और अटेंडेंस उपस्थिति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर ट्रस्ट सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी सुपरसेशन हार्म चाइल्ड प्रोटेक्शन, यानी कि पारदर्शिता विश्वास सुरक्षा सुनिश्चित करती है, घटना छुपाना बाल संरक्षण के विरुद्ध है। ठीक है, तो बदनामी से बचने के लिए हिंसा छुपाना किसके सिद्धांत के विरुद्ध है? ट्रांसपेरेंसी के यानी पारदर्शिता के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड राइट फ्रेमवर्क इज टू इंश्योर, यानी बाल अधिकार ढांचे का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट आर्थिक लाभ, इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ संस्थागत विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे का समग्र विकास, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का समग्र विकास। चाइल्ड राइट इनकम्पेस सर्वाइवल प्रोटेक्शन पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि बाल अधिकार जीवन संरक्षण सहभागिता और विकास को सहमति करता है। बाल अधिकार ढांचे का अंतिम उद्देश्य क्या रहता है? बच्चे का समग्र विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिपीटेड माइनर डिसिप्लिनरी पनिशमेंट विदाउट काउंसलिंग टू मे लीड टू, बार बार छोटे अनुशासनात्मक दंड बिना परामर्श के देने से हो सकता है। ऑप्शन है इमोशनल हार्म भावनात्मक क्षति, बेहतर सीखना, आर्थिक लाभ और प्रशासनिक सुविधा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इमोशनल हार्म यानी भावनात्मक क्षति, यानी एक्सेसिव पनिशमेंट विदाउट काउंसलिंग अफेक्ट मेंटल वेलबींग एंड वायलेट चाइल्ड फ्रेंडली नॉर्म्स, यानी बिना परामर्श के दंड मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यानी कि बार बार किसी कारण से किसी बच्चे को हम दंड दे रहे हैं बिना परामर्श के, तो वो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इज, यानी प्रभावी हॉस्टल प्रशासन का सबसे मजबूत संकेतक है। ऑप्शन है हमारा स्ट्रिक्ट कंट्रोल यानी कठोर नियंत्रण, हाई पनिशमेंट रेट यानी अधिक दंड, सेफ इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट यानी सुरक्षित समावेशी और पारदर्शित वातावरण, और लो एक्सपेंडिचर यानी कि कम खर्च। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या सुरक्षित समावेशी और पारदर्शी वातावरण, यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस सेफ्टी इंक्लूजन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नॉट फियर एंड कॉस्ट कटिंग। प्रभावी प्रशासन सुरक्षा समावेशन और पारदर्शिता के संतुलन से मापा जाता है। यानी कि प्रभावी हॉस्टल प्रशासन का सबसे मजबूत जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? सुरक्षित समावेशी और पारदर्शी वातावरण, क्योंकि कठोर नियंत्रण नेगेटिव हो गया, अधिक दंड नेगेटिव हो गया, और कम खर्च नेगेटिव हो गया। मतलब आंसर देख के पता चल रहा है कि हमारा पॉजिटिव आंसर क्या होगा। इस ट्रिक से भी आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको अपने पीडीएफ के बारे में बता दूं कि आपको ये 12 टॉपिक और ये साथ में 6 टॉपिक यानी 18 टॉपिक्स मिल जाएगा हॉस्टल वार्डन का पीडीएफ, जिसका मैं कमेंट में दे दूंगी लिंक, या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वहां से आप जाके देख लोगे। 20 रुपये में देख के इसको आप परचेज कर सकते हो। और इसका डिस्क्रिप्टिव जो है पूरा डिटेल में इस चैनल पर पढ़ाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। एग्जाम के लास्ट टाइम में देखिए ये ऐसा कुछ पीडीएफ है, एग्जाम के लास्ट टाइम में इधर उधर भटक के डाटा कलेक्ट नहीं हो पाएगा। एक बार आप इस पीडीएफ को परचेज कीजिए और बस यहाँ से पढ़िए, आपका जो है एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छे से समझ के पढ़िए। अब बात करेंगे हम जेएसए की पीडीएफ के बारे में। तो इसमें 500 क्वेश्चन है, 40 एमसीक्यू का, और इसका भी टोटल जो टायर 2 का सिलेबस है वो मैं अपने चैनल पे कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो और इसको एक बार परचेस कर सकते हो। इसका 30 रुपये प्राइस है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी आज मैंने ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट कराया, कल फिर लेके आऊंगी। डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर सेट लेके रोज आएगा। आप प्रैक्टिस जारी रखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि जब आप साथ में प्रैक्टिस सेट करते हो तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है। कि कोई बच्चे कमेंट नहीं करते, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब